हेलो एवरीवन, मैं कुणाल शुक्ला आपका मेरे चैनल कुणाल शुक्ला स्टडीज़ होम में स्वागत करता हूं। तो आज हम सीटेट के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। जी हाँ, हम सीटेट के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ को मिस मत करिएगा। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो उनको ज़रूर से ज़रूर वॉच करिए और इन्जॉय करिए उस वीडियो को, क्योंकि यहाँ पे कुणाल शुक्ला स्टडीज़ होम में सिर्फ और सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी। कुछ या अनर्गल टाइप का कुछ भी फालतू चीज़ें नहीं मिलने वाली है। सीधे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको करवाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स आप रेडी हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपको कुछ नई चीज़ देने वाला हूँ, यानी कि मैथ्स से रिलेटेड। भैया मैथ्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना मैथ्स के कुछ हो सकता है? आजकल जितने भी एग्जाम उठा लो सब में मैथ्स ही पूछी जाती है मैक्सिमम। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे मैथ्स को अच्छे से पढ़ना है और सीखना है, क्योंकि यहाँ पे जो मैथ्स आती है वो दूसरे कंपटीशन से थोड़ा सा अलग आती है। क्योंकि दूसरे कंपटीशन में क्या होता है, न्यूमेरिकल बेस्ड मैथ्स आती है, पर भैया यहाँ सीटेट एग्जाम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मैथ्स आती है वो पेडागोजी आती है। उसकी पेडागोजी, मैथ्स की पेडागोजी पूछी जाती है। तो भैया बहुत ही इसको समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चीज़ें जो होती हैं कई कई ट्विस्ट और टर्न के साथ तो आपको मिलती हैं वहाँ पे। तो इसको हल्के में नहीं लेना है, हमें सारे क्वेश्चन डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा मैं यहाँ पे आज। तो बने रहिए और इस वीडियो को वॉच करिए एट द एंड तक। अगर आपको सचमुच सीटेट क्रैक करना है और अच्छे से सीखना है तो मेरे साथ कुणाल शुक्ला के साथ आप बने रहिए और हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। फ्रेंड्स गणित का प्रश्न, ये सीटेट 2000 के मैं 2011 के प्रश्न में करवाने वाला हूँ सीटेट के, तो आप इसको ज़रूर देखिए। सो हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम यहाँ पे एक भी क्वेश्चन मिस आउट नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे कवर करवाने वाला हूँ आपको। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पर मैंने पुट कर दिया है, देखते हैं क्या कह रहा है। एक पासे के विपरीत पासा, भैया लूडो तो बचपन में सभी ने खेला होगा, जिसने नहीं खेला तो कुछ ना कुछ तो खेला ही होगा। तो यहाँ पे पासे यानी कि पासे, जो लूडो वाला पासा होता है उसकी बात हो रही है। हाँ, तो एक पासे के विपरीत फलकों की संख्याओं का योगफल 7 होता है। ठीक है, हमें यहाँ पे पहली चीज़ दे दी गई है कि जो पासा होता है उसके जो विपरीत जो संख्याएं होती हैं उनका योगफल, मतलब उसको अगर हम जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा बच्चा? 7 मिलेगा, हमें 7 मिलेगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा पासे में सही होगा? अब भैया सही वाला हमें बताना है। इतने कंफ्यूजिंग ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो पहली लाइन में आपको तो समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पासा ओपनली दिया गया, ओपन डाइस आपको मिला है। पासे को इंग्लिश में बोलते हैं, ये आपको खुला हुआ पासा का रूप दिया गया है। जब पासे को खोलोगे तो इस तरह का कुछ दिखेगा आपको, तो इसी में से आपको उत्तर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी सारे ऑप्शन नहीं देखने हैं, क्योंकि अगर आप वहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो सारी चीज़ें आप देखोगे तो भैया आपका कल्याण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया इतना सारा कौन देखेगा? ये तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन से हेल्प लेनी है। क्वेश्चन में क्या कह रहा था? क्वेश्चन में कह रहा था कि आपको क्या कह रहा था? क्वेश्चन में कह रहा था कि आपको जो उसके अपोजिट संख्याएं होंगी, यानी कि विपरीत फलकों का जो योगफल होगा वो क्या होगा? 7 होगा। तो देख लेते हैं ये जो है, ये हम पहले ऑप्शन ए देखते हैं। तो इसकी जो विपरीत फलकें होंगी, तो 6 के विपरीत क्या होगा? 6 के विपरीत यहाँ पे 3 होगा। जब आप जो पासा बंद करोगे तो आप इसको देखोगे, इस तरह फोल्ड करोगे कि 6 के विपरीत 3 आएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग एक को जोड़ के देख लेते हैं। 6 3 कितना होता है? 6 3 9 होता है। तो भैया ये ऑप्शन है हमारा यहीं से गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ पे भैया साफ साफ कहा गया है जो पासे के विपरीत फलकों की संख्याओं का योगफल बेटा क्या होगा? 7 होगा। ठीक है, 7 को हमें यहाँ पे बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना है और इसी के ऊपर हमें वर्क करना है। अब ऑप्शन नंबर बी हम चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या इसमें 7 आ रहा है। चलिए देखते हैं। हाँ, तो 1 के अपोजिट यहाँ पे क्या आएगा? 1 के अपोजिट 6 आ रहा है फ्रेंड्स। ये जो 1 है इसको अगर हम फोल्ड करेंगे तो इस तरह फोल्ड करेंगे, 4 नीचे गया, उसके नीचे 6 गया, तो 1 के जो अपोजिट में आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब इसका जो योगफल है इसको सम करो, 6 + 1 कितना हो गया? 6 + 1 7 हो गया। तो भैया हमें मिल गया आंसर हमारा। क्यों? क्योंकि हमें यही कहा जा रहा था कि जो विपरीत फलकों की संख्याओं का योगफल है वो भैया 7 होता है। 6 1 7 हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं 2 और 5 ये दोनों भी अपोजिट आएंगे।
2 और 5 को अगर हम जोड़ दें तो क्या आएगा, 7 मिलेगा। तो भैया जितनी अपोजिट विपरीत संख्याएं हैं फलकों की, तो हमें 7 मिल रहा है। तो यहीं से हमारा जो ऑप्शन है वो बी जो होगा फ्रेंड्स इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि टाइम कम है और हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखनी है मैथ्स की। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स का आप देख सकते हो यहाँ पे। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या क्या आ रहा है। भैया यहाँ पे मैथ्स पूछी जा रही है, तो फ्रेंड्स देखते हैं, बहुत अजीब अजीब तरीके की यहाँ पे चीज़ें हैं यहाँ पे। लेकिन हमें क्या करना है, हमें चीज़ों को बस जैसा क्वेश्चन कह रहा है, हमारा जो क्वेश्चन पूछेगा हम उसी के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। अपना दिमाग हमें नहीं लगाना है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अपना दिमाग लगा ही रहा हूँ। तो जिस तरह मैं वर्क कर रहा हूँ उसी तरह आप वर्क करिए और चीज़ों को समझते चलिए। इंपॉर्टेंट है समझना, करना इंपॉर्टेंट नहीं, कर तो सब लेते हैं लेकिन समझना बड़ी बात है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना डैश में शामिल है। तो जो गणित में हम लोग सवाल हल करते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, तो भैया ये सारी चीज़ें ऑप्शन में हैं बड़ी बड़ी, इसमें से कुछ ना कुछ शामिल होगा। देख लेते हैं क्या क्या शामिल हो सकता है। अनुमान लगाना, नहीं भैया, गणित में हम लोग क्या एक्यूरेट आंसर फाइंड करते हैं, एकदम सही आंसर फाइंड करते हैं, उसमें कोई अनुमान लगाने वाला खेल ही नहीं होता। तो भैया ऑप्शन यहीं से गलत। व्यापक, क्या जो सवाल हल करते हैं तो उसमें व्यापकता ज़रूरी है? नहीं भैया, कुछ नियम भी होते हैं गणित में, तो उसमें क्या होता है, जैसे 2 गुणा 3 बराबर 6 होता है। इसमें क्या व्यापक कर दोगे भैया, 2 गुणा 3 तुम्हारा 12 या 100 थोड़ी हो जाएगा, क्योंकि ये नियम है। तो इतना व्यापक जो चीज़ें वहाँ पे हैं उस हिसाब से नियम से वर्क करते हैं, तो व्यापक नहीं होगा फ्रेंड्स। तो ये सी वाला ऑप्शन देख लेते हैं हमारा है, हो सकता है हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग। अब भैया संकेतों का प्रयोग करते हैं हम लोग, फ्रेंड्स ये बात सही है, हम लोग संकेतों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ फॉर्मूले भी लगाते हैं हम लोग सवाल को हल करने के लिए। तो ये भी यहाँ पे एकदम राइट आंसर नहीं हो सकता फ्रेंड्स। वैसे तो ये चारों ऑप्शन आपके सही हैं, ठीक है। आप देखोगे एग्जाम में बैठोगे तो आपको क्या लगेगा, अरे दादा ये सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन आप वहीं पे फंस जाओगे। एग्ज़ाम का काम ही यही होता है, आपको फंसाना, आपको वो नहीं करना है। इन सबको काटिए यहाँ से। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, क्रियाकलाप आधारित उपागम। वाह कितना बढ़िया ऑप्शन है। क्यों? यहाँ पे गणित इसी प्रकार की पूछी जाएगी। क्रियाकलाप आधारित उपागम मतलब आप गणित जब भी सवाल हल करते हो क्या करते हो, कुछ ना कुछ क्रिया करते हो, कुछ ना कुछ चिंतन करते हो, सवाल सोचते हो, उसमें मतलब पेन उठाते हो, सारी चीज़ें जो आप लोग करते हो क्रियाकलाप में आ गया, ठीक है। उसी के आधारित उपागम, उसी से हम लोग सारी चीज़ें सीखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। आपने ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा इस तरह की मैथ्स आपको पढ़ने को मिलेगी, लेकिन मिल रही है। किस्मत है भैया आप लोगों की, आप लोग बहुत किस्मती हो। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। हाँ तो फ्रेंड्स हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ चले हैं। देखते हैं क्वेश्चन कितना सही हो सकता है, कितना गलत हो सकता है, क्या हमें ये आता है या हम ये कर ही नहीं पाएंगे। भैया ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आप लोग कर नहीं पाओगे, क्योंकि आप लोग कुणाल शुक्ला स्टडी जोन से पढ़ रहे हो, बेहतरीन चैनल से पढ़ रहे हो, तो आप लोगों को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी क्वेश्चन से घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेट्स सी दिस क्वेश्चन कितना ज़्यादा हैवी है या ईजी है। हाँ तो भैया क्या कह रहा है क्वेश्चन, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है। वाह कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ये तो हिंदी को फेल कर रहा है भैया। हिंदी को फेल कर रहा है कैसे, क्योंकि इसमें ये बड़ा बड़ा भारी भारी शब्द है निदानात्मक। अब निदानात्मक का मतलब क्या होता है, तो भैया निदानात्मक का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी चीज़ का निदान करना, मतलब जैसे कोई समस्या है तो उसका निदान करना या उसका निवारण करना, समस्या को खत्म करना। तो गणित में निदानात्मक परीक्षण जो हम लोग करते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है, समस्या जो खत्म करते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है। तो देखते हैं 4 बड़े बड़े ऑप्शन फ्रेंड्स आपको दिए हुए हैं। घातक ऑप्शन है, एकदम घातक पिक्चर है, सभी लोगों ने देखी होगी। तो उसी तरीके के ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो देखते हैं ऑप्शन ए क्या कह रहा है। सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, क्या ये निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य हो सकता है। सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बना। सत्रांत परीक्षा बेटा जो सत्र के आखिर में होती है, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। सत्रांत परीक्षा का मतलब होता है जो परीक्षा सत्र के अंत में होती है उसके लिए योजना बनाना। नहीं भैया ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं क्या कह रहा है।
तो ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स कह रहा है बच्चों की समझ में, वाह क्या ऑप्शन है, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। भैया रिक्तियों, रिक्तियां मतलब आप लोग रिक्त स्थान की पूर्ति बचपन से करते आ रहे हो, फिल इन द ब्लैंक्स करते आ रहे होगे, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। तो भैया यहाँ पे रिक्तियों का अर्थ वही है जो बच्चे में खालीपन है, जो बच्चे के अंदर मतलब छुपी हुई खालिस्तान है या कुछ चीज़ें उसके अंदर कमी है, कुछ चीज़ें रिक्त हैं, छूटी हुई हैं, तो उसको जानना ही जो है निदानात्मक परीक्षण का एक बेहतरीन उद्देश्य होता है। अब भैया बच्चे को हम लोग जब जानेंगे, चीज़ों को समझेंगे, उसकी क्या कमी है, वो गणित में कितना कमज़ोर है, क्या चीज़ उसको नहीं समझ में आ रही, ये सारी चीज़ें जान लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, फटाक से बच्चे का निदानात्मक परीक्षण कर लेंगे, उस हिसाब से उसको डील करेंगे बच्चे से कि भैया क्या क्या उसको पढ़ाना है, क्या क्या उसको नहीं पढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स यहाँ से इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि टाइम कम है और हमें सारे टाइम का यूज़ करना है, यूटिलाइज करना है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स का सीटेट का 2011 का प्रश्न आपके सामने है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। बहुत ही अटपटा सा प्रश्न है, मैथ्स का प्रश्न है, कोई कह नहीं सकता ये मैथ्स का प्रश्न है, लेकिन फिर भी हमें ये चीज़ें करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी? क्योंकि हम सीटेट पढ़ रहे हैं, इसलिए करनी पड़ी हैं। कुछ और पढ़ रहे होते तो भैया ये सब फालतू की चीज़ें हमें नहीं करनी पड़ती, लेकिन यहाँ पे हमारे ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं भैया, हल्के में नहीं ले सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब राजन के सामने, ठीक है, जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं, शाब्दिक समस्याएं आप लोग समझते होंगे, मतलब बच्चा शब्द को नहीं समझ पा रहा है, कुछ शब्द की मीनिंग नहीं समझ पा रहा है या शब्द को ही नहीं समझ पा रहा है, तो वो सब शाब्दिक समस्याएं होंगी, ठीक है। तो वह प्रायः पूछता है मैं जमा करूं या घटाना, ये बच्चा पूछ रहा है कि मैं जमा करूं या घटाना, ठीक है। तो मैं गुणा करूं या भाग, ये भी पूछता है। बच्चा पागल है? नहीं, बच्चा पागल नहीं है, वो उसको कुछ समस्या आ रही हो तभी तो पूछ रहा है मैं जमा करूं या घटाना। पागल होता तो पढ़ने थोड़ी आता, वो तो पागल खाने में भर्ती हो जाता। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि, क्या बताते हैं इस तरह के प्रश्न, अगर कोई बच्चा है आपसे पूछ रहा है, आप मान लो टीचर हो, बन गए हो टीचर, ठीक है, आपसे पूछ रहा है मैं जमा करूं या घटाना, मैम बताइए, सर बताइए मैं गुणा करूं या भाग, तो आपके मन में क्या चीज़ें आएंगी? तो वही चीज़ें ये ऑप्शन के थ्रू आपको बताना है। भैया आप टीचर तो बन ही जाओगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पहले पढ़ लेते हैं, टीचर तो बन ही जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता, समझ रहे हो इसको, मतलब बच्चा इसलिए ये प्रश्न पढ़ता है कि उसको जोड़ना घटाना नहीं आता, नहीं, राजन जोड़ कर सकता है, गुणा कर सकता है, तभी वो पूछ रहा है आपसे कि भैया मैं जमा करूं या घटाना, यानी कि उसको चीज़ें आती हैं लेकिन वो कंफर्म नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए यहीं से गलत, हटाओ इसको। राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है, नहीं भैया, बच्चों को समस्या आएगी तो प्रश्न पूछेगा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बाधा डालना चाहता है या वो डिस्टर्ब करना चाहता है आपको। राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है, तो भैया राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है, बिल्कुल नहीं। अगर उसको समझ में नहीं आता तो वो क्यों पूछता भैया मैं मतलब जोड़ करूँ या घटाव करूँ या भाग करूँ, इसको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो भैया भाषा से कोई दिक्कत नहीं है उसको। तो ऑप्शन नंबर डी देखते हैं फ्रेंड्स क्या कह रहा है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स क्या है, राजन संक्रियाओं को नहीं समझता। संक्रियाएं समझते हैं फ्रेंड्स, बहुत से लोग जानते होंगे, समझदार हैं तो सारी चीज़ें जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, जानना बेहतर होता है। लेकिन जो लोग नहीं जानते हो मैं बता दे रहा हूँ, जो संक्रियाएं, जो आपका ये चिन्ह होता है, जोड़ घटाओ भाग देना गुणा करना, ये सब क्या है, इनको हम कहते हैं संक्रियाएं, गणित की संक्रियाएं, संख्या की संक्रियाएं, ठीक है। तो उसी का अर्थ है, तो बिल्कुल यहाँ से ये ऑप्शन डी राइट हो जाए। क्यों? राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता, इसीलिए तो भैया वहाँ जोड़ लिखा है, लेकिन बच्चा क्या कह रहा है आपसे, तब भी पूछ रहा है कि भैया हम इसमें माइनस करें या गुणा करें। क्यों? क्योंकि वो इसका अर्थ समझ नहीं पा रहे, इसका अर्थ जोड़ होता है, ठीक है, इसलिए बच्चा कन्फ्यूज़न में। तो ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, इस वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को बिल्कुल टाइम ना लगाया करिए। आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत बच्चे कर भी रहे हैं सारी चीज़ें, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उससे उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में, आपके तो बहुत सारे दोस्त होंगे ना, जितने भी फ्रेंड्स हैं सब में शेयर कर दिए इस वीडियो को धड़ल्ले से, क्योंकि सबको पता चलना चाहिए आप कुणाल शुक्ला स्टडी जोन से पढ़ रहे हो। सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है।
तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका मैथ्स का सीटेट 2011 का आपका प्रश्न सामने है। देखते हैं क्या कह रहा है, क्योंकि इसको बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे क्योंकि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन? न्यूमेरिकल टाइप है। ठीक है, देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। एक समचतुर्भुज के विकर्णों, विकर्ण तो जानते हैं, जो लोग नहीं जानते मतलब अंग्रेजी के छात्र हैं तो उनके लिए बता रहा हूँ। विकर्ण का अर्थ होता है डायगोनल। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डायगोनल होता है। ठीक है, डायगोनल को ही हिंदी में विकर्ण कहते हैं। तो यानी कि विकर्णों की लंबाई कितनी? 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, ऐसे ऐसे दो डायगोनल होते हैं। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज बोले तो रोम्बस। ठीक है, रोम्बस को कहते हैं। तो लंबाई कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर, एक की हो गई, एक की 6 हो गई। ठीक है, तो इसका परिमाप बताना है। तो परिमाप तो आप जानते होंगे, रोम्बस का परिमाप यानी कि ये चारों लाइनें एक साइड हमें पता चल गई भुजा, तो रोम्बस का परिमाप क्या आ जाएगा? 4a आ जाएगा। 4 इंटू साइड यानी कि 4a आ गया। तो हमें उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? साइड निकालनी पड़ेगी, भुजा निकालनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स ये आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इससे मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको ये प्रश्न। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे आपके आ चुका है। ऑप्शन सी किस तरह सॉल्व किया गया है। सम चतुर्भुज के विकर्ण, ठीक है, ये सब तो हमें क्वेश्चन में मिल गया। भुजा कैसे निकालेंगे? तो भैया भुजा के लिए ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सम चतुर्भुज की भुजा कभी भी निकालने का आती है, आप तुरंत लगाइए, हाफ इंटू अंडर रूट d1 प्लस d2 का स्क्वायर। ये आप रट लीजिए, समझ लीजिए, कुछ भी करिए, उससे मुझे मतलब नहीं है आपको, लेकिन ये चीज़ आनी चाहिए। हाफ इंटू अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ठीक है, अब ये d1 d2 की वैल्यू आप क्या रख दोगे? यहाँ से आपने वैल्यू रख दी यहाँ पे d1 d2 की, और इसको सॉल्व कर लिया। 8 का स्क्वायर, 8 का वर्ग 64, 6 का 36, दोनों को मतलब जोड़ दिया तो 100 आ गया। 100 का अंडर रूट क्या होगा? 10 होगा, और 10 को 2 से भाग दिया, क्या आ गया? 5 आ गया। भुजा कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब परिमाप क्या मैंने बताया? 4 इंटू भुजा यानी कि साइड। अब भुजा की निकालने के लिए 4, भुजा कितनी आ गई? 5 आ गई। 5 इसकी जगह वैल्यू रखेंगे तो आपका जो परिमाप आ जाएगा 20 सेंटीमीटर आ जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 2 मिनट यानी कि 2 सेकंड का क्वेश्चन नहीं था ये। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था फ्रेंड्स। लेकिन अभी भी किसी को नहीं समझ में आया होगा तो वो कमेंट करके पूछ सकता है, मैं उसको और चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिए। आप लोग टाइम वेस्ट मत करिए, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करिए, और धड़ल्ले से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितने लोगों तक ये वीडियो जाएगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा, आपकी प्रिपरेशन उतनी ज़्यादा बेटर होती जाएगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा? क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए, क्षेत्रफल क्या होता है सभी को पता है। क्षेत्रफल मतलब एरिया, किसी एरिया जो होता है किसी भी वस्तु का, वो हमारा क्षेत्रफल हिंदी में उसे हम बोलते हैं। ठीक है, शिक्षक डैश से शुरुआत कर सकता है। अगर किसी भी शिक्षक को बच्चों को क्षेत्रफल बताना है कि भैया इसका क्षेत्रफल ऐसा होता है, तो सबसे पहले शिक्षक क्या करेगा, वो चीज़ हमें यहाँ बतानी है। ये लंबे चौड़े ऑप्शन फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं और बताते हैं कि भैया इसका क्षेत्रफल कैसे हम लोग पता लगाएंगे, बच्चों को सिखा पाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना। बिल्कुल गलत है। अब छोटा सा बच्चा है तो उसको आप सूत्र बताओगे, तुरंत फॉर्मूले बताने लगोगे, नहीं भैया। तो यहाँ से ये बिल्कुल गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका बिल्कुल गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी हम चेक करते हैं क्या ये हो सकता है, देखते हैं। हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। बहुत ही सही बात है। अगर बच्चा छोटा है तो आप उसको कैसे बताओगे? अपनी हथेली से या पत्ते लेके या पेंसिल लेके या नोटबुक लेके अलग अलग चीज़ों को रख दीजिए, फिर क्या करिए, वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। मतलब अलग अलग वस्तुएं ये रखिए, नोटबुक, पेंसिल वगैरह, और फिर बच्चों से कहिए भैया इसका किसका क्षेत्रफल आपको ज़्यादा लग रहा है, किसका एरिया आपको बड़ा लग रहा है। तो बच्चे उसको स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे और क्षेत्रफल के बारे में सीख जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमें यहाँ पे कोई गणित नहीं लगानी। सीटेट में कोई भी ज़्यादा गणित के सवाल पूछे नहीं जाते। यहाँ पे केवल इस टाइप के क्वेश्चन, कहानी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भैया कहानी तो समझना मुश्किल हो जाता है कई बार, क्यों?
क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हमें सही लगने लगती हैं, सारी चीज़ें, सारे ऑप्शन हमें सही लगते हैं। तो फ्रेंड्स ये काम नहीं करना है, हम लोगों को सजग होकर काम करना है, एकदम एक्टिव होकर काम करना है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम की कमी है तो मैं आपको टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करता। जैसा कि आप जानते हैं कि कुणाल शुक्ला स्टडी जोन में टाइम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम से ही सारा काम यहाँ पे होता है। तो आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है, तो आपके टाइम को मैं इंपॉर्टेंस देते हुए इस क्वेश्चन को लास्ट बनाता हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या रहा है भैया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो अच्छे से करते हैं। एनसीएफ 2005 मानता है, एनसीएफ मतलब मैंने बताया था पिछली वीडियो में। तो जो लोग, जिन लोगों को पता है एनसीएफ का मतलब, वो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं कि एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। लेकिन फिर भी मैं इसको बता देना चाहता हूँ, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा, एनसीएफ का फुल फॉर्म यही होता है हिंदी में। ठीक है, इंग्लिश में क्या होता है वो आप लोग कमेंट पे टाइप कर सकते हो फ्रेंड्स। जल्दी से बताइएगा कमेंट में टाइप करके कि इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स। हाँ तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका है। ठीक है, एनसीएफ ऐसा मानता है कि गणित में सोचने और तर्क का एक निश्चित तरीका है। ठीक है, नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपर्युक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता। नहीं करता मतलब हमें नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पे चूज करना है, जो सबसे उल्टा पलटा दिखे उसी को टिक कर दो। अब उसके लिए तो भैया पढ़ना तो पड़ेगा ही ऑप्शन, ऐसा थोड़ी है कि आपको देखते समझ में आ जाए, भगवान थोड़ी हो आप लोग। बिल्कुल सभी लोग पढ़ेंगे और सभी लोग समझेंगे। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। यानी कि कोई क्वेश्चन हल करने के लिए विद्यार्थियों को हम तुरंत सूत्र बता देंगे, ऐसा थोड़ी होगा। अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला बता देंगे बच्चों को तो बच्चे भैया अपना दिमाग लगाएंगे नहीं, तर्क करेंगे नहीं, सोचेंगे ही नहीं कुछ भी। तो यही एक सबसे नेगेटिव लग रहा है, सबसे गलत लग रहा है हमें, तो यही तो हमें चूज़ करना था, सबसे गलत वाला। तो ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स इसका राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहीं पे इस वीडियो को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जितनी भी लोग यहाँ पे हैं इस वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिए। सभी तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, जितने भी सीटेट के विद्यार्थी हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं जो सीटेट कर रहे हैं, सभी तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए फ्रेंड्स। तो इन्जॉय करिए वीडियो को और थैंक्स।